दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका पार्ट फर्स्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है जिसकी 5 स्टैंजा मैं पहले डिस्कस कर चुका था। दोस्तों अब जो स्टैंजा 6 स्टैंजा है, इससे लेकर आगे की पोएम बहुत लंबी है, तो मैं इसको ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब एक बच्चा यहाँ पर आता है, अर्थ पर आता है, तो धीरे धीरे बढ़ती एज के साथ में वो अपनी लाइट को, डिवाइन लाइट को भूलता जाता है। आगे के 6 स्टैंजा में क्या बोलते हैं वो, क्योंकि इस अर्थ की जो गोद है, लैब का मतलब गोद है, उसमें बहुत सारे प्लेजर्स हैं। तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्थ एक फॉस्टर मदर की तरह होती है, एक दाई माँ की तरह, जो हमें हमारे असली घर से दूर करती है, हमें पाल कर। नेक्स्ट वाली लाइन में यर्निंग का मतलब होता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, और इस लाइन का मतलब है कि अर्थ के पास अपने खुद के नेचर में ये सब स्ट्रॉन्ग डिजायर्स मौजूद हैं। यहाँ दोस्तों अगली लाइन में मदर्स माइंड का मतलब है मदर्स अफेक्शन। तो इस अर्थ के मदर वाले अफेक्शन में बच्चा सब कुछ भूल जाता है कि उस वक्त वो अर्थ की केयर में होता है। अब ये आगे वाली लाइन जो है, एंड नो अनवर्दी एम, इसका मतलब ये है कि ये कोई अनवर्दी एम नहीं है। मतलब अर्थ का ये जो एम है, ये कोई अनवर्दी एम नहीं है कि बच्चा उसके पास आकर उसको प्यार करने लगता है। ये चीज़ कोई बुरी नहीं है, क्योंकि बच्चा उसकी केयर में है और अर्थ की ये ड्यूटी है कि वो उसको प्यार दे। आगे वाली लाइन में बोलते हैं कि एक होमली नर्स, मतलब दाई माई बोल रहे हैं, वो सब करेगी अपने फॉस्टर चाइल्ड के लिए जिसको वो पाल रही है, उसको एक ऐसा आदमी बनाने के लिए जो उसका एनमेट मैन हो, ऐसा बनाने के लिए, ताकि वो बच्चा उस ग्लोरी को भूल जाए जिसे वो जानता है। मतलब जिस ग्लोरी को वो जानता है उसे भूल जाए, जिस इम्पीरियल पैलेस से, मतलब हेवन से, जहाँ से वो आया है, वो उसे भूल जाए। ऐसा सब कुछ करेगी। अब दोस्तों आई होप आपको ये स्टैंजा समझ में आया होगा। ये मेरा तरीका है, क्योंकि आगे पोएम बहुत लंबी है तो मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ, कोई लंबी पोएम हो तो। अब 7th स्टैंजा में पार्ट बोलते हैं बीहोल्ड। बीहोल्ड का मतलब होता है देखो। देखो उस बच्चे को, उस चाइल्ड को, जो कि अपनी नई नई मिली हुई खुशी, मतलब अपने खिलौनों के बीच में खेल रहा है। लगभग 6 साल का है वो, अ 6 ईयर डार्लिंग, और इस वक्त उसका साइज बहुत छोटा है, पिग्मी साइज है। आगे बोलते हैं देखो कैसे वो अपने काम के बीच में, अपने टॉयज के बीच में बैठा खेल रहा है अपने हाथों से, और वहीं उन टॉयज के बीच में वो लेट जाता है। फिर वो क्या है, डिस्टर्ब हो जाता है। फ्रटेड का मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, जब उसकी माँ उसको ऐसे खेलता देखकर उस पर किसेस की, मतलब उसको किस करने लगती है, किसेस का अटैक कर देती है। सैलीज का मतलब अटैक करना। ऐसे ही फ्रीक्वेंटली किसेस मिलने से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है अपने काम में। और दूसरी तरफ उस बच्चे के फादर उसको अपनी अफेक्शन वाली लाइट से देखते हैं। वो अफेक्शन वाली लाइट उस पर पड़ती है उसके फादर की आंखों से। और वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि देखो उसके पैरों की तरफ देखो, वो कुछ छोटे छोटे प्लान्स और चार्ट्स वगैरह बना रहा है। कोई बिजनेस के लिए प्लान और चार्ट बनते हैं, वैसे बना रहा है। तो ये एक फ्रैगमेंट है। फ्रैगमेंट का मतलब ये एक पीस है अपनी नई नई मिली ह्यूमन लाइफ के लिए, जिसे वो खुद अपने से डिज़ाइन करता है, शेप देता है, और अपनी नई नई स्किल्स जो उसने अभी अभी सीखी है, नया नया जो आर्ट उसने सीखा है, उससे। इस आर्ट की बात करते हैं वर्ड्सवर्थ यहाँ पर इस लाइन में बताते हैं कि या तो उसने वेडिंग, मतलब फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ सीखा होगा, या फिर मॉर्निंग, फ्यूनरल से रिलेटेड कुछ सीखा होगा। मतलब अपने आसपास के लोगों को देख करके ये चीज़ सीखी होगी, और ये चीज़ अभी उसके दिल में है। और अभी वो खेलता खेलता कुछ अपनी तरफ से गाने वगैरह बना रहा है, फ्रेम कर रहा है गानों को। आपने देखा होगा बच्चे खेलते खेलते गाने भी गाते हैं। उनको एक्चुअली उन गानों का मतलब नहीं पता रहता, लेकिन वो बस गाते हैं। फिर वो चाइल्ड क्या करता है, फिट हिज टंग, मतलब उस चीज़ को तो छोड़ देता है, गाने गाने को तो छोड़ देता है, फिर कुछ बोलने लगता है, कुछ बिजनेस की, कुछ लव की, कुछ लड़ाई की, स्ट्राइफ का मतलब लड़ाई की बातें, ये सब डायलॉग्स वगैरह बोलने लगता है। आपने देखा होगा वो कुछ बोलने भी लगते हैं बच्चे खेलते खेलते। तो ये सब लड़ाई झगड़े की बातें, ये सब बिजनेस की बातें शायद उसने कहीं सुनी होगी, तभी वो खेलता खेलता ये सब बोल रहा है। लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं, वो ये सब बातें करता करता रुक जाता है, इन सब बातों को साइड में करता है और दूसरे सब्जेक्ट पर बोलने लगता है। ये चीज़ करने से उसे एक नया जॉय और प्राइड मिलती है। जैसे एक छोटा सा एक्टर बहुत सारे रोल्स करता है। द लिटिल एक्टर कॉन्स अनदर पार्ट का मतलब एक छोटा सा एक्टर बहुत सारे रोल्स करता है, वैसे
और ऐसा करके वो बच्चा अपने दिमाग को टाइम टू टाइम भर रहा है ह्यूमरस स्टेज से। ह्यूमरस स्टेज का मतलब है दोस्तों सनक से, मतलब विम्प से, ऑड मैनर्स ऑफ मैनकाइंड। इन सब चीज़ों से वो अपने दिमाग को भरता है और फिर जितने भी लोगों से वो अपनी लाइफ में मिलता है, चाहे वो एजड लोगों से मिले। पाल्सीड एज का मतलब, पाल्सीड का मतलब होता है दोस्तों एक टाइप की बीमारी होती है कांपने की, तो वो अच्छी एज में जाकर के ही होती है वो बीमारी। जितने भी लोगों से वो मिलता है, जिन सब लोगों से लाइफ उसको मिलवाती है, ये सब चीज़ों को अपने एक पेज के अंदर लाइफ उस बच्चे के पास लाती है। जैसे ये दो लाइनों का मतलब ढंग से समझना, जैसे उसका वोकेशन, वोकेशन का मतलब होता है दोस्तों उसका काम। उसका पूरा काम बस यही है कि वो एंडलेसली पूरी ज़िंदगी में लोगों का इमिटेशन करता रहे, लोगों की नकल करता रहे, उनसे सीखता रहे। अब नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर वर्ड्सवर्थ उस बच्चे से बोलते हैं कि तुम्हारी जो बाहरी अपीयरेंस है, एक्सटीरियर सेम्बलेंस का मतलब बाहरी अपीयरेंस, मतलब तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी इस सोल से, तुम्हारे इस सोल की इमेंसिटी से, इमेंसिटी का मतलब ग्रेटनेस से झूठ बोलती है, गलत आइडिया देती है। बिलाए का मतलब गलत आइडिया देती है। आगे बोलते हैं कि तुम अपने आप में एक बेस्ट फिलोसोफर हो, ग्रेट फिलोसोफर हो, लाइफ के सच को जानते हो, जो कि तुम्हारी हेरिटेज यानी कि उस ग्लोरियस लाइट से तुम्हें मिले हैं। और तुम्हारी ये जो आंखें हैं वो हम सब ब्लाइंड लोगों में, डेफ लोगों में और साइलेंट लोगों में वो चीज़ देख सकती है, उस अटर्नल डीपनेस को रीड कर सकती है। और तुम हॉन्टेड, हॉन्टेड का मतलब यहाँ पर दोस्तों कम्युनिकेट करने से है कि तुम उस अटर्नल माइंड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। अटर्नल माइंड यहाँ पर गॉड को बोला गया है, जो कि बड़े बड़े फिलोसोफर्स भी नहीं कर पाते, तुम कर सकते हो। तो उसको माइटी प्रॉफिट और सीयर ब्लेस्ड बोलते हैं वर्ड्सवर्थ। प्रॉफिट और सीयर वो जो भविष्य वगैरह बताते हैं। और आगे बोलते हैं आगे वाली लाइन में कि तुम वो ट्रुथ जानते हो जिनको जानने के लिए हम लोग हमारी लाइफ्स में टॉयल कर रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं उस ट्रुथ को जानने के लिए, और तुम जानते हो। ये आगे वाली लाइन में बोलते हैं डार्कनेस लॉस्ट द डार्कनेस ऑफ द ग्रीव, मतलब कि पहले वाली डार्कनेस जो बताई है एंड डार्कनेस लॉस्ट का मतलब हम लोग हमारी स्पिरिचुअल डार्कनेस तो खो चुके हैं और हम लोग इस ग्रेव वाली डार्कनेस में फंसे हैं। ग्रेव किसको बोला है? आदमी के शरीर को, कि आदमी के शरीर वाली ग्रेव वाले डार्कनेस में हम लोग फंसे हुए हैं। और उस बच्चे को बोलते हैं कि तुम्हारी इमॉर्टलिटी जो है वो तुम्हारे साथ में है, तुम उसके साथ में इस डार्कनेस में एक डी लाइट की तरह हो, और तुम्हारे ऊपर तुम्हारे उस मास्टर का इन्फ्लुएंस है, यानी कि गॉड का, उस ग्लोरियस लाइट का इन्फ्लुएंस है। और आगे वाली लाइन में बोलते हैं प्रेजेंस विच इज़ नॉट टू बी पुट बाय। इस लाइन का मतलब ये है कि ये गॉड का जो प्रेजेंस है तुम्हारे ऊपर, प्रेजेंस का मतलब इन्फ्लुएंस है तुम्हारे ऊपर, उससे तुम छुटकारा नहीं पा सकते। नॉट टू बी पुट बाय का मतलब छुटकारा नहीं पा सकते, अपने ओरिजिन से छुटकारा नहीं पा सकते। अब उस बच्चे से बोलते हैं दाउ लिटिल चाइल्ड, यू आर अ ग्लोरियस बर्थ चाइल्ड, और तुम सारी डिस्ट्रक्शंस और डाउट से फ्री हो। तुम्हारे पास एक हेवन बाउंड फ्रीडम है, मतलब जब तुम पैदा हुए हो तब से ही तुम्हारे पास फ्रीडम है, और तुम एक नोबल हाइट पर हो। बीइंग्स हाइट का मतलब नोबल हाइट पर हो। और आगे वाली लाइन में बोलते हैं कि फिर तुम क्यों इस टाइप के अर्नेस्ट पेन्स लेकर अपने आने वाले सालों में जो प्रॉब्लम्स तुमको सामना करना है, जिन प्रॉब्लम्स का जिससे कोई भी नहीं बच सकता, उनको क्यों भड़काते हो? क्यों तुम फिर ऐसे ब्लाइंडली अपनी हैप्पीनेस का एंड करना चाहते हो इससे लड़कर? स्ट्राइव का मतलब मैंने आपको बताया था लड़कर, ब्लेस्डनेस का मतलब हैप्पीनेस। और ये जो लास्ट 3 लाइन्स हैं इसके अंदर बोलते हैं पोएट कि बहुत जल्दी तुम्हारी इस सोल पर अर्थ के बोझ आ जाएंगे और तुम्हारे ऊपर कस्टम्स आ जाएंगे। कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज वगैरह, एक वेट की तरह, फ्रॉस्ट की तरह हैवी और लाइफ की तरह डीप। अब नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट बोलते हैं कि कितना जॉयफुल होता है ये सोचना कि जब हमारी लाइफ आगे बढ़ती है मैच्योरिटी में, कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे साथ में ज़िंदा रहती है, और हमारे ह्यूमन नेचर में ये सब हेवनली मेमोरीज की याद होती है, जो याद हमारे दिमाग से कंप्लीटली गायब नहीं होती। अब नेक्स्ट लाइन में पोएट अपने बारे में बताते हैं कि जब मैं अपने गुजरे हुए दिनों को याद करता हूँ, बचपन के दिनों के बारे में सोचता हूँ, तो एक स्पिरिट से भर जाता हूँ।
गॉड के ग्रैटिट्यूड की स्पिरिट से। नॉट इंडीड, सिर्फ इसलिए नहीं, आगे बोलते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ कम ब्लेसिंग्स हमको गॉड से मिली है, तो उसके लिए पोएट गॉड का ग्रेटफुल है। विच इज़ मोस्ट वर्दी टू बी ब्लेस्ड का मतलब उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ गॉड का, सिर्फ एक चीज़ नहीं है। आगे वो चीज़ें गिनवाते हैं, डिलाइट एंड लिबर्टी, मतलब फीलिंग ऑफ डिलाइट, सेंस ऑफ फ्रीडम और इनोसेंट फेथ ऑफ चाइल्डहुड। और ये इनोसेंट फेथ ऑफ चाइल्डहुड, चाहे हम बिजी हों या फिर हम रेस्ट कर रहे हों, ये इनोसेंस की फेथ हमारे साथ में रहती है। और इस नेक्स्ट लाइन का मतलब ये है कि इंसान की ब्रेस्ट में, मतलब सीने में, हमेशा फुल ऑफ फ्रेश होप होती ही है। आगे पार्ट बोलते हैं कि मैं गाना गाता हूँ थैंक्स करने के लिए, तारीफ करने के लिए क्रिएटर की, चाइल्डहुड की ब्लेसिंग्स के लिए नहीं, बल्कि उन ऑब्स्टिनेट डाउट्स पर क्वेश्चंस पूछने के लिए। आगे बोलते हैं कि सब कुछ खत्म होने लगता है, गायब होने लगता है, इंसान खुद को मिसगिविंग्स, ब्लैंक मिसगिविंग्स देने लगता है, खुद को रेफर करने लगता है। इस वर्ल्ड में जब वो मूव करता है ये रियलाइज़ नहीं करता, मतलब उसकी सेंसेस जो है वो इन सब चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर सकती। बट पार्ट बोलते हैं लेकिन मैं ग्रेटफुल हूँ उन फर्स्ट अफेक्शंस के लिए जो चाइल्डहुड में मुझे मिले थे। शैडोई रिकलेक्शंस का मतलब मुझे वो धुंधले धुंधले याद हैं। और आगे विच बी दे व्हाट दे मे का मतलब है कि मुझे उनका रियल नेचर पता नहीं, वो जैसे भी थे वैसे ही थे, लेकिन अभी भी एक लाइट है, एक फाउंटेन लाइट है हमारे दिन की। कहने का मतलब है ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो हमारी मास्टर लाइट है। जो कुछ भी हम देखते हैं वो हमारी मास्टर लाइट है। अप होल्डर्स मतलब हमको सपोर्ट करती है, चेरिश सपोर्ट करती है इन नॉइजी ईयर्स में। और उसके पास में ये पावर होती है कि हमारी ये जो इटर्नल साइलेंस में ये नॉइजी ईयर्स का कुछ ब्रेक दे दें। आगे पार्ट बोलते हैं कि ये जो ट्रुथ है हमारे दिमाग से कभी कंप्लीटली गायब नहीं हो सकता, किसी भी सिचुएशन में गायब नहीं हो सकता। ट्रायल्स, सॉरो, हार्डशिप ऑफ लाइफ पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता। इसलिए नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट बर्ड से कहते हैं कि तुम अपना जॉयफुल सॉन्ग गाओ और उन यंग लैम्प्स को नाचने दो टेबल के साउंड पर। और उनको पोएट बोलते हैं कि हम हमारे थॉट्स में तुमको ज्वाइन करेंगे, तुम गाओ, तुम खेलो और अपने हार्ट्स के ज़रिए, अपने दिलों के ज़रिए इस मई के सीज़न की ग्लैडनेस को फील करो। लेकिन ये जो रेडियंस थी, रेडियंस का मतलब ब्राइटनेस थी चाइल्डहुड की, जो कभी बहुत ब्राइट थी वो अब मेरी नज़रों से बहुत दूर जा चुकी है। और कोई भी चीज़ इस टाइम पर उस चीज़ को वापस नहीं ला सकती, ना तो घास में स्प्लेंडर और ना ही फूलों में ग्लोरी, ये सब चीज़ें वापस नहीं आ सकती। लेकिन पोएट आगे बोलते हैं कि हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए वो चीज़ें जो बाकी रह गई है उनमें स्ट्रेंथ को, जो कि शुरुआती लाइफ में थी, चाइल्डहुड में थी और बाद की लाइफ में मौजूद नहीं होती। इस फेथ में कि ह्यूमन सोल इमॉर्टल है, डेथ के बाद में भी एक लाइफ है। तो ये चीज़ इन द ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के सालों में जो हमको फ़िलोसॉफिकल बना देती है, मैच्योरिटी हमको फ़िलोसॉफिकल बना देती है, मतलब मैच्योरिटी हमें फ़िलोसॉफिकल बना देती है, ऐसा कहते हैं पोएट यहाँ पर। अब 11th स्टैंजा में, मतलब लास्ट स्टैंजा में पोएट बोलते हैं, पोएट बात करते हैं फाउंटेन्स, मीडोज, हिल्स, ग्रोव्स, इनसे कहते हैं फबर्ड। ये मत सोचना, पहले से अंदाज़ा मत लगाना कि हमारा प्यार जो है, नेचर और पोएट का प्यार, वो ख़त्म हो जाएगा या ख़त्म हो गया है। वो बोलते हैं कि अभी भी, येट अभी भी मैं तुम्हारा इन्फ्लुएंस, योर माइंड का मतलब इन्फ्लुएंस, अपने अंदर ही अंदर फील कर सकता हूँ। माई हार्ट ऑफ हार्ट्स मतलब अंदर ही अंदर फील कर सकता हूँ। आगे वाली लाइन में बोलते हैं कि बस मैंने एक ही चीज़ छोड़ी है, एक ही चीज़ है, एक ही डिलाइट है जिसको मैंने छोड़ा है कि तुम्हारे साथ मैं कॉन्स्टेंटली नहीं रह रहा। लेकिन मैं इन नदियों को पसंद करता हूँ, ब्रूक्स का मतलब नदियाँ, इनको पसंद करता हूँ जो इनके चैनल से गिरती है, जिनके साथ मैं भी कभी ट्रिप्ड लाइटली एज दे, इनके साथ में मैं भी कभी मतलब भागा करता था। आगे वाली लाइन में बोलते हैं कि इस डे की इनोसेंट ब्राइटनेस अभी भी लवली है। इस डूबते हुए सूरज के अराउंड बादल इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन ये लास्ट कुछ लाइनों में पोएट बोलते हैं कि लेकिन उस वक्त मेरा दिल
कुछ दुख से भर जाता है, क्योंकि ऐसा तब होता है जब दिन ख़त्म हो रहा होता है। लेकिन जब अगले दिन फिर से सूरज उगता है तो मुझे सोल की इमॉर्टलिटी की याद आ जाती है। और आगे पार्ट बोलते हैं कि ये ह्यूमन हार्ट जिसकी वजह से हम जीते हैं, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। इसकी टेंडरनेस, जॉयज़, फियर्स, ये सब जो फील करता है, इन सब के लिए मैं थैंकफुल हूँ। और नेचर के प्यार ने मुझे इतना सेंसिटिव बना दिया है कि एक मीनेस्ट फ्लावर या फिर कोई छोटी सी चीज़ भी मुझे इतना गहरा सोचने पर मजबूर कर देती है कि मैं अपने आंसुओं से भी उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और इसी फाइनल लाइन के साथ ये पोएम ख़त्म होती है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही।